इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखो यहां पर है गैसों के द्रवों में विलयन। हमने गैस को द्रव में घोलना है, जो गैस है उसको द्रव में घोलना है, ठीक है। और यहां पर भी दो चीजें हमें देखो लीजिए बेटा, एक तो निश्चित ताप है, ताप हमने क्या करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। निश्चित ताप पर ताप हमने फिक्स करना है ना। किसी गैस की किसी गैस अवयव, गैस अवयव का मतलब यहां पर हम ले सकते हैं नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, बहुत सारी गैस है हमारे पास, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो क्या होगा, विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। फिर यहाँ पर क्या है, दो चीजें हमने निश्चित करनी। एक तो हमारे पास ताप निश्चित है, और दूसरा क्या है, ताप हमने क्या करना है, निश्चित करना है। एक ताप हो गया, और दूसरा हमने निश्चित करना है विलायक की मात्रा। ये दो निश्चित मात्राएं करनी है। जहां पर विलेयता होगा ये दो चीजें निश्चित करनी है। एक तो ताप को निश्चित करना है। मान लीजिए हम क्या करते थे, कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा तो विलेयता पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ताप को निश्चित किया जाता है। हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, और 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया, 1 लीटर क्या लिया, विलायक लिया। ये भी निश्चित करना है, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा होगी तो हो सकता है ज्यादा मात्रा में गैस घुल जाए, है ना। तो हमने क्या करना है, दो चीजें निश्चित लेनी है, करनी है। एक तो ताप निश्चित करना है, और दूसरा विलायक निश्चित करना है। और फिर चेक करना है कि इसमें कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा कितनी घुल सकती है ना। क्या करना है, अधिकतम मात्रा जो घुलेगी वो कहलाएगी हमारे पास किसी द्रव में गैसों की विलेयता होगी, यही होगी। यहां पर क्या होगा, जैसे हमने तापमान लिया निश्चित, और फिर क्या लिया, विलायक में निश्चित लिया, तो उसमें हमने जितनी अधिकतम मात्रा घोली तो उसकी विलेयता कहलाएगी। और इसका दूसरा शब्द भी है बेटा, इसको कहते हैं अवशोषण गुणांक। जो जितनी मात्रा में घुलेगी उसमें, वो उसका क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अवशोषण गुणांक है, किसका, विलेय का विलायक में घुलने का, है ना। क्योंकि यहाँ गैसों की दिशा में उसको क्या कहा जाता है, अवशोषण गुणांक, ये अवशोषण गुणांक, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो अवशोषण गुणांक होता क्या है ना। तो देखो बेटा, अवशोषण गुणांक की जो परिभाषा है, कि ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर एवं एक वायुमंडलीय दाब पर, देखो यहां पर या तो क्या होगा, निश्चित ताप होगा, दाब भी क्या होगा, एक वायुमंडलीय होगा, है ना, एक वायुमंडलीय दाब। विलायक के इकाई आयतनों में, और विलायक भी क्या है, इकाई आयतन में, इकाई आयतन समझ रहे होंगे, ये भी हमने निश्चित कर रखा है। ताप निश्चित है, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब, है ना, एक बार के लगभग होगा। और विलायक की क्या होगी, इकाई आयतन में घुली हुई जो गैस है का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया जो आयतन हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। हमने क्या कर रखा है, ताप भी निश्चित कर रखा है। देखो ताप निश्चित किया, एक वायुमंडलीय दाब लिया, है ना, एक वायुमंडलीय दाब लिया, आयतन क्या किया, इकाई आयतन लिया। और इसमें हमने देखा कि कितनी मात्रा में गैस घुला हुआ है, जो गैस है वो कितनी मात्रा में घुल गई, जो गैस है ना, घुली हुई जो गैस होगी उसको हम बोलते हैं अवशोषण गुणांक, है ना, उसको क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक। इन तीन चीजों को, ताप निश्चित हुआ, है ना, निश्चित ताप पर एक वायुमंडलीय दाब हुआ, इकाई आयतन था, तो ऐसी दशा में हमने देखा कि कितनी गैस घुली हुई है, तो वो गैस उसका क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। जो घुली हुई गैस है उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। और अवशोषण गुणांक बराबर होता है V नोट अपॉन PV, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवशोषण गुणांक। जहां पर V क्या है बेटा, आयतन है, P आंशिक दाब है, और V नोट क्या है, ये गैसों का खुला हुआ आयतन है, ठीक है ना। ये लाइन हमें याद रखनी, ठीक है। अब देखो गैस की द्रव्य जो विलेयता है वो अलग अलग कारक हैं इसके लिए, इसके कारक भी है बेटा, प्रभावित करने वाले जो कारक है, किसके कारण प्रभावित होता है।
तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो गैस जिससे हम घोल रहे हैं उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी। गैस की प्रकृति, जैसे वहां पर पहले वाले ठोस में क्या किया था हमने, ठोस वाली दिशा में हमने विलेय और विलायक की प्रकृति देखी थी। तो यहां पर हम देखेंगे गैस की प्रकृति कैसी है, दूसरा द्रव की प्रकृति कैसी है, और तीसरा दाब का क्या प्रभाव है और ताप का क्या प्रभाव। यह 4 चीजें हैं। पहले वाले में हमने 3 चीजें देखी थी, है ना। वहां विलेय और विलायक की प्रकृति एक साथ था, यहां हम अलग देख रहे हैं। गैस की प्रकृति अलग देख रहे हैं, द्रव की प्रकृति अलग देख रहे हैं, फिर दाब का प्रभाव देख रहे हैं और फिर ताप का प्रभाव। तो चलो पहले देखते हैं गैस की प्रकृति। देखो बेटा यहां पर क्या होती हैं, गैस की जो प्रकृतियां हैं वो किस प्रकार से काम करेंगी, ठीक है ना। तो पहला देखो, यदि हमने कहा कि गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हो, मान लीजिए कुछ गैसें ऐसी हैं जो अभिक्रिया करती हैं, किससे, विलायक से। मान लीजिए हमने कहा H2O है, ठीक है ना, माने H2O है, और कोई गैस ऐसी है जो H2O से अभिक्रिया करती है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, है ना। ये जो CO2 ने यदि माना इस H2O से क्रिया कर दी, मान लीजिए H2O लिया हमने और प्लस CO2 मिलाया उसमें, और मान लीजिए इसने कहा कि H2CO3 बना दिया, कार्बोनेट आयन, तो हम समझ जाएंगे ये ज्यादा घुलने वाली गैस है, ठीक है ना। ये पहली लाइन कह रहा है, देखो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं या विलायक में आयनीकृत हो जाती है। दूसरा क्या है, ये पहले क्या पॉइंट है कि पहले क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। देखो इसने क्रिया कर दी, इससे आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत माने देखो H2O है बेटा, H2O को हमने HCl डाला तो H ने क्या किया, H प्लस आयन बना दिया और Cl माइनस आयन बना दिया पानी में। तो 2 कंडीशन आज समझ में आ गई, या तो क्रिया कर रही होगी या क्या हो रहे होंगे, आयनीकृत हो रहे होंगे, ठीक है ना। 2 चीजें, या क्रिया करेगा या आयनीकृत करेगा, तो वो क्या होंगी, वो विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होंगे, वो ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, घुलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। जो मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ हमारे पास है, गैस है, जो क्या करती है, विलायक से क्रिया कर रही होगी, नंबर 1, या फिर उसमें आयनीकृत हो रही होंगी, तो वो ज्यादा घुलेगी। तो पहले हमने चेक कर लिया कि गैस की प्रकृति यदि क्या है, उससे क्रिया कर रही होगी या उसमें आयनीकृत हो रही होंगी, तो क्या होंगी, ज्यादा घुलेंगी, ज्यादा सॉल्युबल होंगी, ठीक है ना। और ऐसे कौन कौन सी है, NH3 है, HCl है, HBr है, SO2 है, CO2 है, ये सब गैसें क्या होती हैं, जल में घुलनशील है। क्लियर में आ गया। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि गैसें ज्यादा विलीय होंगी जो क्रिया कर रही होंगी, और दूसरा क्या, आयनीकृत हो रही होंगी, और इसका एग्जांपल हमारे पास ही है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, गैसों का घुलने का तरीका क्या हो सकता है। देखो जो गैसें क्या होंगी, विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, माना कुछ अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया करती नहीं, है ना, तो वो क्या होंगी, द्रव में कम विलीय होंगी, वो कम घुलेंगी। अब मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, वैसे आएगा नहीं इस टाइप का। देखो H2 है, H2 क्या करता है, क्रिया नहीं करता बेटा। ऑक्सीजन भी क्या नहीं करता, क्रिया नहीं करता किस पानी से, है ना, आयनीकृत होता है, नाइट्रोजन। ये 3 गैसें हैं जो पानी में कम घुलती है। क्यों, क्योंकि ये न तो क्रिया करती हैं और ना आयनीकृत होती, ठीक है। देखो जो क्या नहीं करती हैं, गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं या आयनीकृत नहीं होती, वो कम क्या होंगे, घुलनशील होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सपोज आया कि NH3 व O2 में पानी में कौन ज्यादा घुलता है, कौन घुलेगा बेटा ज्यादा, NH3 क्यों घुलेगा। अब माना उसने पूछा क्यों घुलेगा भाई ज्यादा, क्योंकि NH3 क्या करता है, क्रिया करता है, किससे, पानी से,
और ऑक्सीजन नहीं करता है। अब आपसे पूछा जाए HCl गैस है, वो ज्यादा घुलेगी या ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा या नाइट्रोजन ज्यादा घुलेगा? तो हमें पता है HCl ज्यादा घुलेगा। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, आयनीकृत हो जाता है। कुछ इसमें जैसे NH3 है बेटा, ये क्रिया करता है। HCl है, ये आयनीकृत होता है। HBr आयनीकृत होता है। SO2 क्रिया करता है। CO2 क्रिया करता है। ये हमें पता हो जाना चाहिए। पर खैर कोई बात नहीं, इतना पता ना भी हो तो तभी हमें पता ऐसा लग जाना चाहिए ये कैसे हैं जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते थे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये कम घुलनशील है, ठीक है। तो ये कारक ही हो गया। अभी हम केवल गैसों की प्रकृति देख रहे हैं, ठीक है ना। कौन से, जिन गैसों को हम घोल रहे हैं उनकी प्रकृति को चेक कर रहे हैं। अब देखो बेटा, जिन गैसों की एक और लाइन कह रहा है कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होते हैं वो गैसें अधिक विलेय होती हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि जिनका अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो ज्यादा घुलेंगे। जिनका अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो ज्यादा घुलेंगे, है ना। तो अब देखो उसके बाद है विलायक की ध्रुवीय प्रकृति। विलायक, अब हम विलायक की प्रकृति को देखेंगे। अभी तक तो हमने विलेय की प्रकृति देखी, यानी गैसों की प्रकृति देखी, है ना। तो ये कहता है कि देखो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ध्रुवीय गैसें होंगी वो ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलेंगी, है ना, और अध्रुवीय विलायकों में कम घुलेंगी, ये याद रखना। तो जैसे हमारे पास HCl है, HCl क्या है, ध्रुवीय है बेटा। NH3 है, ये भी ध्रुवीय है ना, एक ध्रुवीय गैस है। अतः ये H2O में ज्यादा घुलनशील है। किसमें ज्यादा घुलनशील है? H2O में। जबकि जो कार्बनिक, जो अध्रुवीय विलायक होंगे उनमें नहीं घुले, है ना। अध्रुवीय विलायकों में जैसे माना हमने कहा इसकी जगह बेंजीन ले लो, अध्रुवीय क्या है, बेंजीन है ना। तो बेंजीन में क्या नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं घुलेगा, HCl भी नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृतियां पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ताप का प्रभाव, मुझे लगता है ताप का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कल पढ़ते हैं।